नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का है, एफ फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 3.5 एफ की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब का रैखिक आवर्धन और व्यास ज्ञात कीजिए। अब सिक्के का जो दिया हुआ है व्यास वो कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f जो होता है वो कितने में, माइनस में होता है। तो वस्तु की दूरी u बराबर कितना दिया, -3.5 f होगा। तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है। 1/-f बराबर 1/v प्लस 1/-3 जो होता है 5f होगा। तो यहाँ से 1/v बराबर हो जाएगा 1/3.5f माइनस 1/f, तो v बराबर होगा -7/5। आवर्धन क्षमता m बराबर होता है -v/u, मान रख दीजिए -7/5/35 बटा क्या हो जाएगा 10 कर दिए हैं 3.5 को, तो हाँ हो जाएगा हमारे पास कितना 2/5। अब सिक्के का व्यास क्या हो जाएगा, तो 2/5 गुना 10 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 4 सेंटीमीटर। आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी 2/5 और 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है 10 ग्राम हाइड्रोजन तथा 64 ग्राम ऑक्सीजन को एक स्टील पात्र में भरकर विस्फोटित किया जाता है। इस अभिक्रिया में बनने वाली पानी की मात्रा क्या होगी। अभिक्रिया होगा H2 प्लस हाफ O2, कितना हो रहा है H2O बन रहा है। ये अगर 2 ग्राम है, ये 16 ग्राम, तो ये कितना बन रहा है 18 ग्राम। यानी अगर 10 ग्राम होगा और ये 64 ग्राम, तो ये हो गया कितना 5 मोल हो गया, और ये हो गया 2 मोल हो गया। तो हमारे पास इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन सीमाकारी अभिकर्मक है। O2 के 16 ग्राम में 16 ग्राम या 0.5 मोल से कितना है 1 मोल जो है वो क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनेगा। तो हमारे पास O2 के 2 मोल पे कितना जल बनेगा, तो हो जाएगा 1/0.5 गुना 2, ऊपर चला गया दशमलव, तो हमारे पास कितना हो गया 4 मोल आएगा। यानी हमारे पास जल कितना बनेगा 4 मोल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 0.2 ओम, 0.4 ओम, 0.6 ओम, 0.8 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक 20 वोल्ट वोल्टेज स्रोत के साथ संयोजित है। विद्युत परिपथ में निबल शक्ति कितनी होगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि किस क्रम में है, तो ये श्रेणी क्रम में है। तो R जो हमारे पास हो जाएगा 2 2 4 कितना है, तो R इक्विवेलेंट बराबर हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.6 प्लस 0.8 यानी 2 ओम। अब V बराबर कितना है 20 वोल्ट, तो P बराबर हो जाएगा V²/R, यानी हमारे पास 20 गुना 20/2 यानी 200 वाट। आंसर होगा ऑप्शन डी। किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति किस प्रकार की होगी। सही आंसर हो जाएगा बी, रैखिक होगी। किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति रैखिक होती है। ओमीय प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है। फोकस दूरी f वाला एक अवतल दर्पण ध्रुव u से दूरी पर रखी गई वस्तु का ध्रुव v से दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। तो दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है 1/f। अवतल दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जहाँ पर u होगा जो निगेटिव होगा, v भी निगेटिव होगा और f भी जो है निगेटिव होगा। तो आइए मान रखते हैं 1/-v प्लस 1/-u बराबर 1/-f, यानी 1/f बराबर हो जाएगा 1/v प्लस 1/u से सोल्व करेंगे तो u प्लस v बटा u भी, यानी f बराबर जो हमारे पास आएगा u v बटा u प्लस v। आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो समांतर परिपथ का निबल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा जो है वो कम होगा, क्योंकि समांतर का होता है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। यदि तांबे के एक तार, तो इसका जो कौन सा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के उपयोग करके। क्या कहता है नियम, तो इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा तीनों एक दूसरे के लंबता है, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे,
तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। यानी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग जनरेटर की बाइंडिंग में करंट की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो हम गिर क्यों जाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केले का छिलका चिकना होता है, इस पर घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए हमें खड़े होने के लिए आवश्यक पकड़ नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, यदि 42 भागा 2 प्लस m गुना 3 माइनस 22 भागा 11 प्लस 3 बराबर 28 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 प्लस 3m माइनस 2 प्लस 3 बराबर 28, यानी 24 माइनस 2 प्लस 3m बराबर 28। 22 प्लस 3m बराबर क्या होगा 28। m बराबर होगा 6/3 बराबर 2। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी। दो संख्याओं का महत्तम समवर्ग 24 है और उनका लघुत्तम समवर्ग 24 हो। यदि इनमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? दो संख्याओं का मसा बराबर है वो 24 है और लसा बराबर कितना है 2400 है। पहली संख्या क्या दिया हुआ है? पहली संख्या तो 180, तो दूसरी संख्या बराबर हमारे पास फार्मूला हो जाएगा लसा गुना मसा बटा क्या हो जाएगा पहली संख्या 180। आंसर जो हो जाएगा 320। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 10 व्यक्तियों के समूह में 20 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल होने पर उनका औसत वजन 7.9 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो नए व्यक्ति का वजन बराबर हमारे पास हो जाएगा 20 प्लस 10 गुना 7.9, यानी 20 प्लस 69 बराबर 99 kg। आंसर होगा ऑप्शन बी। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है। एक सेल के दौरान इस अंकित मूल्य पर 20%, 16% और X% की 3 क्रमिक छूटें दी गई। यदि वह वस्तु 685.44 में बेची गई तो X का मान क्या होगा? तो 1200 की है, उसमें क्रमिक छूट जो दिया गया है पहले 20% दिया गया है यानी 80/100। उसके बाद कितना है 16% दिया गया है यानी ये हो जाएगा कितना 84/100। और तीसरा में दिया गया है 100 माइनस X/100 बराबर कितना हो जा रहा है 685.44 रुपये में बेचा गया। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो यह आएगा 100 माइनस X/100 बराबर हो जाएगा 685.44 गुना 10/12 गुना 8 गुना 84 बराबर कितना होगा 0.85, यानी 100 माइनस X बराबर 85, तो X बराबर कितना हो जाएगा 15%। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 18,236 की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:7 तथा बी और सी के हिस्से का अनुपात 5:6 है। तो ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा? तो ए अनुपात बी अनुपात सी अगर इसे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5:4 अनुपात 7:5 अनुपात हो जाएगा 7:6, यानी 20:35 तो सी माइनस ए बराबर हो जाएगा सी माइनस ए बटा ए प्लस बी प्लस सी गुना कितना हो जाएगा 18,236। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास सी कितना है 42 माइनस 20 बटा 20 प्लस 35 प्लस 42 गुना 18,236। सोल्व करके आएगा 4136। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर ही पूछ रहा था, तो ये हो जाएगा कौन सा 4136। निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? तो यहाँ से देखिए कि अगर C से B गया है E -1 है, B से A गया है तो ये भी -1 है और A से Z गया -1 है, यानी ये भी जो C आया है वो -1 से, तो किससे आया होगा? D से आया होगा। तो पहला तो हमारा D निकल गया। दूसरा देखिए कि S से P गया है -3, P से M गया है -3, M से J गया -3, तो ये भी जो S आएगा वो -3 से, तो किससे आएगा? तो वो जो हमारे पास आएगा वो किससे? तो वो आएगा भी किससे? V से। तो हमारे पास 2 से ही आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा? तो 125 से अगर हमें 88 गया है तो ये क्या है -37, 88 से 63 गया है वो -25 और 63 से 46 गया है माइनस जो क्या है 17। अब ये हमें दिखाना है। अब -37 से -25 गया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है +12 का है, और उसके बाद क्या है -17 है, इन दोनों का डिफरेंस है +8 है। तो ये देखिए 4 से घट रहा है तो यह है +4 होना चाहिए, तो +4 करेंगे -17 में तो क्या होगा -13, यानी 46 जो होगा वो -13 करेंगे तो 33 हमारा जो आंसर होगा वो सही होगा। एक निश्चित कूट भाषा
कैट पेन को इस तरह लिखा जाता है, इस तरह कूटबद्ध किया गया है, तो कैट के लिए कूट शब्द क्या होगा? इसका जो आंसर होगा, इजी प्रश्न है, बी होगा। सुनार आभूषण बनाता है, तो मूर्तिकार जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डी, अवक्ष मूर्ति होगा। जिस प्रकार सुनार के द्वारा आभूषण का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार मूर्तिकार के द्वारा अवक्ष मूर्ति अर्थात वैसी मूर्ति जिसमें सिर और छाती तक के ही हिस्सा हो अर्थात धड़ दिखलाया गया हो, को निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में से दी गई किन संख्याओं के अंकों को परस्पर बदलना होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 और 4 को बदलना होगा। जब बदलेंगे तो हमारा कैसा आएगा? तो 17/7 - 4 × 3 + 3 बराबर क्या होगा? 2 होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया था? पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स, आंसर होगा बी, उज्ज्वला को। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया को। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान अनुच्छेद 280(1) के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह को बनाया गया था। किसे कोलाइड में तरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सॉल। ठोस सॉल होता है, ठोस द्रव जेल या जेली होता है। नेक्स्ट है, वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इनमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। 2Mg + O2 क्या बनता है? 2MgO। मैग्नीशियम चांदी जैसा सफ़ेद दिखता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में घोलने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। अगर MgO + H2O बदल जाएगा MgOH के होल ट्वाइस। दी गई अधातुओं को उनकी वैद्युत ऋणात्मक के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनके परमाणु क्रमांक के कोष्ठकों में दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक सहसंयोजक बंधन में साझा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए एक परमाणु की क्षमता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अवधारणा 1932 ईस्वी में लिनस पॉलिंग द्वारा पेश की गई थी। ब्यूटेनॉन किस कार्यात्मक समूह युक्त एक 4 कार्बन वाला यौगिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कीटोन। ब्यूटेनॉन कीटोन का कार्यात्मक समूह युक्त वाला 4 कार्बन वाला यौगिक है। कीटोन समूह का प्रथम यौगिक प्रोपेनोन है। अगर कीटोन की बात किया जाए तो इस तरह के डबल बॉन्ड O इस तरह होगा। कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंधनाल स्थान पर होता है। मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते क्योंकि उनमें बीटा एसिटाइल लिंकेज को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक बनतः परागम्य झिल्ली के आर पर गति का वर्णन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रासरण। प्रासरण शब्द जल के अणुओं की एक बनतः परागम्य झिल्ली के आर पर गति का वर्णन करता है। प्रासरण अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अणुओं की गति करता है। नेक्स्ट है, 10 किलोग्राम पिंड पर 100 न्यूटन का बल कार्य करता है। यह एक घर्षण वाली क्षैतिज मेज पर रखा है। यदि घर्षण गुणांक 0.5 है तथा गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर/सेकंड² है तो पिंड का त्वरण का मान क्या होगा? तो त्वरण A बराबर होता है F - स्मॉल f/m होता है। तो आरोपित बल माइनस घर्षण बल बटा द्रव्यमान, यानी हो जाएगा 100 - μmg/10, क्योंकि F बराबर μmg होता है। तो यहाँ पर रख लेंगे 100 × 0.5 × 10 × 10 बटा 10 बराबर 5 मीटर/सेकंड² होता है। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा। सही कथन को पहचान कीजिए। तो X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। ये सही कथन है। लैंगिक जनन में एक सूत्री नर एवं मादा युग्मक कोशिकाओं के संयुग्म से द्विसूत्री युग्मक अर्थात जाइगोट बनाता है। मानव जाति में 23 जो होता है जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर/घंटा है। इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतनी ही दूरी को तय करने में लगता है। धारा की चाल किलोमीटर/घंटा में कितनी है? माना कि धारा की चाल है जो x किलोमीटर/आवर है। धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा? 50 + 1। माना कि धारा की दिशा में जाने में लगा समय कितना है? 1 घंटा। तो शांत जल में दूरी तय करने में लगा समय 1.25 घंटा है। अब प्रश्न में जो कह रहा है उससे आ जाइए, x + 50
कितना लगेगा 1 घंटा। तो उसके विपरीत 50 गुना 1.25 लगेगा। धा के शांत जल में तय किए हुए कितना 1.25। x + 50 बराबर हो जाएगा 62.5। x बराबर हो जाएगा 12.5 किलोमीटर बराबर। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। त्रिभुज ABC BC बटा QR बराबर 1/5 वाले त्रिभुज PQR के समरूप है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ABC ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये QR के स्क्वायर बटा BC के स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर बटा 1 के स्क्वायर 25/1 हो जाएगा यानी 25। आंसर जो हो जाएगा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है और इसकी ऊंचाई में 125% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर r पहले 5 था तो अब कमी करके 4 किया गया, एक बार और r किया गया क्योंकि r स्क्वायर है तो 4 हो गया। h की बात करते हैं तो पहले अगर 4 है तो ये 9 किया गया। क्यों हुआ था कि 125% बटा 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 है, ये 4 हो जाएगा। तो इसमें तो जुड़ जा रहा है और ये जो 20% था इसका क्या होता है 20/100 बराबर 1/5, इसमें क्या है घट रहा है। तो हमारे पास जो होगा वो कितना होगा, तो 4 9 जब इसे करेंगे तो 25 25 100 आ जा रहा है और इधर कितना आ रहा है 144। इन दोनों का डिफरेंस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो ये है 44%। 100 से 144 जा रहा है 44%। आंसर होगा सी। उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके सभी अंतःकोणों का योगफल 2700 डिग्री है। तो यानी हो जाएगा n-2 × 180 डिग्री बराबर कितना दिया हुआ है 2700। तो n-2 बराबर हो जाएगा 2700 बटा 180 बराबर हो जाएगा 15। तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 + 2 17। आंसर हो जाएगा ए। यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं तो उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगा। तो सूत्र से होता है m1 d1 h1 बराबर m2 d2 h2 है, यानी 18 × 15 बराबर 18 + x × 9 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 12। यही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन का है प्रश्न, आइए इसे सॉल्व करते हैं। h/k बराबर h k का पति है। h जो है हमारे पास किसका पति है, k का पति है। उसके बाद k परसेंटेज m बराबर होगा k m का सहोदर है। k जो है वो m का सहोदर है। उसके बाद कर रहा है m#p यानी m p का पिता है। m जो है वो क्या है p का पिता है, ये सहोदर है, भाई या बहन हो सकता है, ये पति पत्नी है। उसके बाद कह रहा है m# तो p हो गया। उसके बाद p&s यानी p s की पुत्री है। p जो है वो किसका s की पुत्री है, यानी m के जो पिता है किसके p का। तो ये जो हमारे पास हो जाएगा पति पत्नी, क्या हो जाएगा पति पत्नी। तो संबंध करा s k से किस प्रकार संबंधित है। s जो है वो k से किस प्रकार संबंधित है, तो s के पति की बहन जो है वो k है, अतः s k की भाभी कहलाएगी। आंसर जो हो जाएगा डी। कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न है। सभी मेज जो है, ये मेज है, सभी मेज क्या है, तो वो है लकड़ी है। क्या है, लकड़ी है, ये हो जाएगा लकड़ी है। उसके बाद कह रहा है कि सभी लकड़ी जो है वो पेंट है। सभी लकड़ी जो है वो क्या है, पेंट है। अगला है कोई पेंट जो है वो स्टील नहीं है। स्टील जो है सबसे बाहर है, स्टील नहीं है। तो निष्कर्ष सभी स्टील लकड़ी हो सकते हैं, गलत। कुछ पेंट स्टील है, गलत। आंसर ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परित मेज की केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। केन जो कि दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो बेन के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। केंट बेन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, जेन बेन के केन के ठीक बगल में बैठा है। इनमें से कौन केन और मेल के ठीक बगल में बैठा है। अगर इस तरह के हम वृत्ताकार में देखेंगे तो यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो मेल होगा, यहाँ पर जो बैठा है वो जेन होगा और यहाँ पर बेन होगा। यहाँ पर जो है वो जो होगा, यहाँ पर कौन होगा, कैंट होगा और यहाँ पर कौन है, केन होगा। तो प्रश्नानुसार इस तरह सज जाएगा। आंसर जो होगा वो होगा कौन सा, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, उस विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी।
दिए गए वेन आरेख को आयत एक क्लब की महिलाओं को दर्शाता है, त्रिभुज नृत्य को पसंद करने वाले को दर्शाता है, वृत्त गाना गाने वाले को पसंद करने वाले को दर्शाता है, पंचभुज नकल करने वाले लोगों को। आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो कितनी महिलाएं ना तो नृत्य करना पसंद करती है और ना ही नकल करना पसंद करती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक 23 है और एक 41 है, यानी 23 प्लस 41 कितना हो जाएगा 64। आंसर हो जाएगा डी। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा बी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद 1927 में बॉम्बे और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों के प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था और 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा था। आकाशवाणी में संस्कृत समाचार का प्रसारण सितंबर 1974 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त शासक की उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। नेक्स्ट है, मानव हृदय में फुफ्फुसिया शिरा किससे जुड़ी होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बाएं आलिन से। मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा बाएं आलिन से जुड़ी होती है। फुफ्फुसीय शिरा एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यह फेफड़ों में रक्त को बाएं आलिन तक ले जाती है। यदि ट्रांसफार्मर के कॉइल यानी मोटे तार के बने हों तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, ताम्र क्षति बढ़ेगी। अगर ट्रांसफार्मर के कॉइल्स मोटे तार के बनाए जाते हैं तो ताम्र क्षति बढ़ जाएगी। ट्रांसफार्मर अन्वय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर में क्षति होती है, उसमें फ्लक्स क्षरण, वेबर धाराओं के कारण क्षरण, शैथिल्य हानि एवं कंपनों के कारण हानि, ये सब उसकी लॉसेस हैं। अगला प्रश्न है कि अगर आपका भार पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी ऊंचाई पर आपका भार 30 किलोग्राम होगा? पृथ्वी की सतह पर भार कितना है? 60 kg, यानी 6 गुना, अगर इसे जी लिखते हैं 6 गुना जी के जी, तो ऊँचाई पर भार 30 kg कितना के बराबर होगा? 6 गुना g/2 kg। चलिए अब ऊंचाई के साथ जी में परिवर्तन, जी डैश बराबर फार्मूला क्या होता है? जी इंटू आर बाई आर प्लस एच के होल स्क्वायर। तो जी डैश कितना है? g/2 है, यहाँ पर देखिए g/2 है, बटा जी गुना आर बाई आर प्लस एच के होल स्क्वायर होगा, यानी जी कट जाएगा, हाफ के स्क्वायर बराबर होगा आर बाई आर प्लस एच होगा। तो आर प्लस एच बटा आर बराबर क्या होगा? √2 होगा। तो आर प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा? √2 इंटू आर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय अम्योत्तर यानी मैग्नेटिक मेरिडियन एवं भौगोलिक अम्योत्तर ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दिक्पात कोण अलग अलग होता है, यह समय के साथ भी बदलता है। एक इलेक्ट्रॉन पुंज एवं एक प्रोटॉन पुंज एक दूसरे के समानांतर एक ही दिशा में गतिमान है, तब ये क्या करेंगे? और इसका आंसर हो जाएगा ए, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। समान आवेश वाले कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश वाले कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अफवाह सिद्धांत निम्नलिखित में किसके कक्षकों के भरने की ठीक व्यवस्था नहीं देता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, CU तथा CR का जो है कक्षकों के भरने की ठीक व्यवस्था ये नहीं देता है। अफवाह का सिद्धांत पौली ने दिया था। अफवाह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है ईंटों से घर बनाना। इस सिद्धांत के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन भरता है 1s, 2s, 3s, 3p, 3, 6 और 3d क्रमशः। नेक्स्ट है, क्रोमियम परमाणु की मूल अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जो AR होगा 3d5 4s1 है। क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 24 होता है। नेक्स्ट है, इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्णक्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि उसका वेग क्या होता है? ए, सभी रंगों के प्रकाश से अधिक होता है। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्णक्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि उसका वेग सभी रंगों के प्रकाश से अधिक है। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त होता है और 7 रंग कौन कौन सा है? तो वो विब्या ग्योर कहलाता है। नेक्स्ट है, यदि एक दुकानदार 80 प्रति किलोग्राम रुपया पर और 95 प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है तो मिश्रण की औसत मूल्य क्या होगा? तो 2 गुना 80 प्लस 3 गुना 95 बटा कितना हो गया? तो ये 5 हो गया, 2:3 का 5, बस इससे भागा दे दीजिए। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 160 प्लस 285 बटा 5 बराबर 89 जो होगा प्रति
केजी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। तो माना कि वस्तु का जो है वो क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, 100 प्लस 100 गुना 25 बटा 100 बराबर 125। अब वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 100 गुना 10 बटा 100 बराबर 110 हो जाएगा। छूट प्रतिशत बराबर हो जाएगा 125 माइनस 110 बटा 125 गुना 100 बराबर हो जाएगा 15 बटा 125 गुना 100 बराबर 12%। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कितना हो जाएगा, डी 12%। अगला प्रश्न है कि यदि x प्लस वाई बराबर 12 और एक्स वाई बराबर 27, एक्स ग्रेटर देन वाई हो तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान क्या होगा। तो x प्लस वाई बराबर 12, एक्स वाई बराबर 27 दिले है, तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर होगा x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। इससे निकल जाएगा कितना, 12 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 27 बराबर हो जाएगा कितना, 36। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर हो जाएगा x माइनस वाई के होल क्यू प्लस 3x वाई इंटू एक्स माइनस वाई। जब इसे मान रखेंगे तो 6 के होल क्यू प्लस 3 गुना 27 गुना 6 बराबर होगा 216 प्लस 486 बराबर 702। आंसर हमारे पास कौन सा आ गया, 702 डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, 0 डिग्री से बड़ा थीटा होगा, 90 डिग्री से कम होगा, तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। थोड़ा ये प्रश्न लंबा जाएगा, तो सबसे पहले प्रश्न में तो ये दिया हुआ है, उसको जब और सिंपल करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब इसे और सिंपल तोड़ेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। और सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा। और थोड़ा सिंपल ले जाते हैं तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/4। ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा और 3/4 हो जाएगा। कॉस थीटा इससे हमें निकल गया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके, तो यानी √1 माइनस 3/4 ये हो जाएगा 1/2। तो साइन थीटा बराबर कितना निकल गया, √3/4। अब कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा। तो ये हमारे पास कितना हो जा रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा बटा कितना हो जा रहा है, साइन थीटा। अब बस मान रख दीजिए 1 प्लस 1/2 बटा √3/2 हो जाएगा। ये काट छाट के कितना आएगा, √3 के बराबर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो बी आ जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, अच्छे से इसे देखिएगा। काफ़ी प्रश्न पूछा जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री से, 1 या 2 प्रश्न जरूर रहता है। तालिका से विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया है। यदि टाइप डी की कारों के उत्पादन संबंधित आंकड़ों को ब्रिज चार्ट पाई द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो केंद्रीय कोण बराबर क्या होता है कि यहाँ पर 2013 में तो 35 तो होगा ही, और उसमें से जो टोटल है कितना होगा, 33 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 49 तो होगा। लेकिन इसको गुना करेंगे कितना से, 360 डिग्री से, क्योंकि पाई चार्ट जो करेंगे वृत्त चार्ट वाला, जो वृत्त चार्ट वो 360 डिग्री में करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 35/210 गुना 360 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में इसका आंसर जो हो जाएगा ए, 13 त्रिभुज हैं। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है, एक असमान है। उस असमान संख्या युग्म का चयन करना है। तो 31 और 214 में अगर हम 31 गुना 7 माइनस 3 करेंगे तो 217 माइनस 3 बराबर कितना होगा, 214। विकल्प बी में अगर देखते हैं तो उसमें है 39 गुना 7 माइनस 3 करेंगे तो 273 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। और विकल्प सी में करते हैं 37 गुना 7 माइनस 3 तो हो जाएगा 259 माइनस 3 बराबर हो जाएगा कौन सा,
256। अब विकल्प डी में करते हैं तो 21 गुना 7 माइनस 3 बराबर 147 माइनस 3 बराबर कितना हो जा रहा है 144, जो कि 154 नहीं हो रहा है। तो हमारा जो आंसर जो होगा वो होगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। यदि दर्पण को एमएन पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित करें। इसका सही जवाब जो हमारे पास होगा वो कौन सा होगा? सी होगा। अक्षरों के उस संयोजन को चुनें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी होगा। 58 वाला फिगर का है, काफ़ी इजी होता है, इसका आंसर बी होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद जो है 324 चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है। भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव से संबंधित प्रावधान का वर्णन मिलता है। बजट दस्तावेज कुल व्यय को खाली स्थान में वर्गीकृत करते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, योजनागत और गैर योजनागत व्यय में। कुल सार्वजनिक व्यय का वह भाग जिसे योजनाबद्ध कर खर्च किया जाता है योजनागत व्यय कहलाता है। क्वांटासोम कहाँ पाए जाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, थैलेक्वाइड की सतह पर। क्वांटासोम थैलेक्वाइड की सतह पर पाए जाते हैं, यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। सिनैप्सिस क्या संग्रहित करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तेजक रसायन, चालक रसायन, अवरोधक रसायन, ये सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिनैप्सिस जो है उत्तेजक रसायन, अवरोधक रसायन और चालक रसायन सभी संग्रहित करते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाएं इसी के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। एक पत्थर को h ऊंचाई से गिराया जाता है या एक निश्चित संवेग की भूतल से टकराता है। यदि इसी पत्थर को इस ऊंचाई से 100% अधिक ऊंचाई से गिराया जाए तो भूतल से टकराते समय इसके संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? संवेग p बराबर होता है m√2gh होता है। तो जब पत्थर धरातल से टकराता है तो p बराबर क्या होगा? m√2gh, ये 1 मान लीजिए। अब पत्थर को 100% अधिक अर्थात 2h ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? तो p1 बराबर होगा m√2g इंटू 2h यानी √2p हो जाएगा। तो संवेग में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? √2p माइनस p बटा p गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा? 41%। आंसर हो जाएगा बी। हृदय की धड़कन को कौन बढ़ाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, एड्रेनालिन। हृदय की धड़कन जो हार्ट बीट को एड्रेनालिन बढ़ाता है। एड्रेनालिन शरीर के रक्तचाप, क्रोध एवं गुस्सा को बढ़ाता है। यह लड़ो और उड़ो हार्मोन है। मेसोथियोलियोना मुख्यतः विषाक्तता से होता है। मेसोथियोलियोना मुख्यतः विषाक्तता से होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आर्सेनिक के विषाक्तता से होता है। मेसोथेलियोमा समानता एस्बेस्टस के संपर्क से होती है। अगला है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है। तो हो जाएगा विटामिन डी नपुंसकता है, ये गलत है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, ए की कमी से रतौंधी और सी की कमी से स्कर्वी। आयोडीन की कमी से गलकंड होता है और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। चित्र में दिए गए अनुसार इस तरह का एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु है। यदि बिंदु P, Q, R और S से वक्रता केंद्र की दूरियां R1, R2, R3, R4 है तो R1, R2, R3, R4 के मध्य सही संबंध हमारे पास क्या हो जाएगा? तो वक्रता त्रिज्या R बराबर होता है 2 इंटू F यानी 2 इंटू फोकस दूरी होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा। पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन बराबर जो होता है साइन आई बटा साइन आई। इसका उदाहरण है आकाशीय पिंड को बड़ा दिखना, जल में पड़े सिक्के या मछली का ऊपर उठा दिखना, स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की पहले एवं देर तक दिखना है। अगला प्रश्न है कि यदि समीकरण 4x² माइनस mx प्लस 25 बराबर 0 का एक मूल 5/2 है तो m का मान कितना होगा? तो आइए यहाँ पर करते हैं कि एक मूल 5/2 रख देते हैं। 4 गुना 5/2 के होल स्क्वायर माइनस m गुना 5/2 अब प्लस जो होगा 25 इक्वल टू 0। तो 25 माइनस 5m/2 प्लस 25 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 5m/2 बराबर 50, m का मान कितना हो जाएगा? 50 100 जो हो जाएगा बटा 5 यानी 20। आंसर जो हमारे पास आएगा डी हो जाएगा। जब 2 के पावर -7 गुना 2 के पावर 3n प्लस 4 बराबर 2 के पावर 11 भागा 2 के पावर 5 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिएगा। ये सब फार्मूला a के पावर m गुना a के पावर n बराबर होता है a प्लस n हो जाता है और a के पावर m भागा a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n हो जाता है।
और यदि a के पावर m बराबर a के पावर n है तो ये हो जाएगा m बराबर n होगा। इस फार्मूला से इसे सोल्व करेंगे, तो आइए सोल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 के पावर -7 प्लस 3n प्लस 4 इक्वल टू 2 के पावर 11 माइनस 5, यानी 2 के पावर -3 प्लस 3n बराबर 2 के पावर 6, तो -3 प्लस 3n बराबर 6, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नांकित ग्राफ को विभिन्न महीनों के दौरान राजेश की किराए की दुकान से हुई आय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। मई, जून और जुलाई में मिलाकर हुई कुल आय तथा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मिलाकर हुई कुल आय का क्रमशः अनुपात कितना हो जाएगा? तो अनुपात हो जाएगा 30 प्लस 35 प्लस 45 बटा 30 प्लस 40 प्लस 45, यानी 115 बटा 115 हो जाएगा 1:1। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कमल विष्णु का पिता है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व कमल की आयु विष्णु की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी तो विष्णु की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात करें। माना कि विष्णु की आयु कितना है, x वर्ष है, तो कमल की आयु कितनी हो जाएगी? तो ये होगा 60 माइनस x वर्ष। अब कह रहा है प्रश्न में कि x माइनस 6 गुना 5 बराबर 60 माइनस x माइनस 6। यहाँ से आप हल कीजिएगा तो x का मान जो आ जाएगा वो 14 वर्ष, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि 48:b समानुपात b/75 है तो b ग्रेटर देन 0 है, तो b का मान क्या होगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि 48/b बराबर b/75, तो b² बराबर होगा 48 गुना क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा √48 गुना 75 बराबर, हमारे पास इसे और सिंपल तोड़ेंगे तो तोड़े 16 गुना 3 गुना 25 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 16 को ये 4 बाहर निकाल लीजिए, 3 बाहर निकाल लीजिए 5, हमारे पास आ जाएगा कितना 60। आंसर हो जाएगा डी। अंग्रेजी शब्दकोश में किस तरह आएंगे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। कथन एवं तर्क का प्रश्न है, भारत के लैंगिक समानता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभी भी ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। तर्क, लोग अभी भी मानते हैं कि लड़के लड़कियां से बेहतर है, हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव समाप्त हो गया है। सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सेकेंड कथन का समर्थन नहीं करता है जबकि एक कथन का समर्थन करता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक कक्षा के सभी 25 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अमित दाएं सिरे से जो है वो 10वें स्थान पे है, दाएं सिरे से कितने पे? 10वें स्थान पे है, जबकि मधु बाएं सिरे से 18वें स्थान पे, कितने 18वें स्थान पे है। अमित और मधु के बीच कितने विद्यार्थी है? तो अमित और मधु के बीच की संख्या हो जाएगा 18 प्लस 10 माइनस 25 और ये सब करके -2 हो जाएगा, यानी आ जाएगा कितना 1। आंसर हमारे पास होगा ए। नेक्स्ट है, निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में भी एक अक्षर है? तो हमें ये देखना है, तो हमसे हो जाएगा पहला तो हमारे पास आ जाएगा एक ये, दूसरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो दूसरा हमारे पास होगा आर हैशटैग और ये $V। तीसरा की बात करें तो हमारे पास ये हो जाएगा, और चौथा जो है वो %CV, ये भी हो जा रहा है। तो आंसर जो हमारे पास हो रहा है ऑप्शन सी, कितना हो गया 4 हो गया। अगला है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लेकर प्रश्न के उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा वक्तव्य पर्याप्त है? PQR के लिए कोड क्या है? तो ABC BCD को दर्शाता है, DEF EFG को दर्शाता है, LMN MNO को दर्शाता है, OPQ PQR को दर्शाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। दिए गए प्रश्न को उत्तर देने के लिए या तो 1 या 2 जो है वो पर्याप्त है। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम की जननी खाली स्थान पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। मोहिनी अट्टम की जननी कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है जिसे एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टू अम्मा मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। 1974 में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत किए गए थे। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, 2004 में किया गया था, और यह कार्यक्रम 2005 के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा में समाहित हो गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2 फरवरी के 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदानपल्ली गांव से हुआ था, और 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था।
तारपीन के तेल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47 और 1.52 है। कोई प्रकाश किरण तारपीन के तेल से कांच में गमन करती है तो तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक खाली स्थान होगा और किरण कांच में अभिलंब खाली स्थान झुकेगी। तो यहाँ जो म्यू है तारपीन का वो 1.47 है और म्यू जी जो इसका है वो कितना है 1.52 है, यानी कांच का जो ग्लास का है। तो हमारे पास जो आएगा तारपीन तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, तो 1.52 बटा 1.47। किसी माध्यम के अपवर्तनांक के होने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अर्थात उसमें विचलन कम होगा। और यहाँ जो अपवर्तनांक है वो कितने है, तो इसका जो आएगा वो हो जाएगा 1.03 और किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी ये हो जाएगा 1.03 इतना झुकेगी। तो आंसर होगा कौन सा, तो डी होगा, 1.03 की ओर झुकेगी। तांबे के कौन सा गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा निम्न प्रतिरोध, आंसर बी हो जाएगा। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्बल अम्ल का। अगर प्रबल अम्ल है तो 0 से 4 रहेगा, दुर्बल अम्ल है तो 4 से 6 होगा, उदासीन है तो ये होगा 7, दुर्बल क्षारीय तो 7 से 10, प्रबल क्षारीय तो 10 से 14। तो आंसर होगा बी। एक यौगिक का अनुसूत्र C2H6O है, यौगिक का नाम बताइए, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी डाई मिथाइल ईथर और एथेनॉल दोनों। अगर एथेनॉल के फार्मूला है तो CH3CH2OH होता है और डाई मिथाइल के CH3OCH3। दो यौगिकों का अनुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं तो इस गुण को समाव्यवता आइसोमेरिज्म कहते हैं। कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं किसके बनने की वजह से काली हो जाती है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी Ag2S। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियाँ निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिलाई कहा जाता है। क्षुद्रांश की दीवारों में असंख्य रंसाकुर यानी बिलाई होते हैं जिनके द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी मूलांकुर। अंकुरन के समय बीज का मूलांकुर जड़ का निर्माण करता है। पुष्प के बीजांड ओवरी से फल का निर्माण होता है। बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज को पुष्प का सहायक अंग कहते हैं। पुमांग तथा जायंग पुष्प के आवश्यक जनन अंग है। अगला है पौधे में विभेदक उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी विभेदन। विभेद्योतकी उत्तकों के विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप अस्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। यदि 8 अंकों की संख्या 7, 8, 9, x 5, 3 एक बाई संख्या 72 से विभाज्य है तो 5x - 3y का मान क्या होगा। तो 72 से विभाज्य होने के लिए कितने से विभाज्य होना चाहिए, 9 और 8 से, और 8 से विभाज्य का मतलब है कि अंतिम जो है वो 3 संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो अगर अंतिम 3 संख्या वो कौन है, 3 एक बाई है जो 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बाई का मान जो होगा क्या होगा, 2 होगा, बाई का मान 2 होगा। अब कह रहा है कि 9 से विभाज्य का मतलब है सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ करिए 7 + 8 + 9 + x + 5 + 3 + 1 + 2, क्योंकि बाई का मान जो हम ऑलरेडी 2 रहे, तो ये हो जाएगा 35 + x/9। यहाँ x का मान 1 होगा जिससे 9 विभाज्य हो जाएगा, तो x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब बस इसे रख दीजिए, 5 × 1 - 3 × 2 = -1, आंसर होगा बी। नेक्स्ट है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 है, उसे 288 में बेचा जाता है। यदि इसे 4% की हानि होती है तो वस्तु को लागत से कितने प्रतिशत अधिक जो है अंकित किया गया था। तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित जो हमारे पास मूल्य है 315 है, विक्रय मूल्य जो है वो 288 है, हानि जो है कितना है 4%। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 288 × 100 बटा 100 - 4, यानी 288 × 100 बटा 96 यानी 300। आंसर जो हमारे पास पहले तो 300 है, अभिष्ट प्रतिशत निकालना है, तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर 315 - 300 और कितना निकालना है 300 × 100 कर दीजिए, ये 5% आ जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त P और Q है। P और Q बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा Q, एक दूसरे को काटते हैं, कितना हो, ये जो है वो 12 सेंटीमीटर है, कितने हैं 12 सेंटीमीटर।
वृत्त के केंद्रों को अगर यह मान लें कि O मानते हैं, इसको O डैश मानते हैं, तो x दूरी है, इन दोनों की दूरी जो है वो x है। तो यहाँ से ये मिला दीजिए, यहाँ से ये मिला दीजिए। इससे क्या है 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर यहाँ तक अगर इसको L करते हैं और यहाँ तक B करते हैं, तो चलिए निकालते हैं। ट्रायंगल ORP में क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर बराबर OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, यानी 10 के स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस PQ बटा 2 के होल स्क्वायर, यानी 100 बराबर L स्क्वायर प्लस 36, L बराबर हो जाएगा 8। अब ट्रायंगल PRO डैश में क्या हो जाएगा, PO डैश के होल स्क्वायर बराबर RO डैश के होल स्क्वायर प्लस PR के होल स्क्वायर। जब इसे करिएगा तो 8 के स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस PQ बटा 2 के होल स्क्वायर। जब इसे सोल्व करके हम निकालेंगे तो हमारे पास B बराबर जो आएगा 5.29 आएगा। तो अतः O डैश बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस B, यानी 8 प्लस 5.29 कितना हो जाएगा 13.29, यानी 13.3 के करीब। आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। इस व्यंजक का मान ज्ञात करिए। आइए सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 गुना 12 गुना -8 गुना -4, यानी होगा 3 गुना 12 गुना 8 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा 1152। आंसर होगा डी होगा। या आप सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं। 12 गुना 12 गुना 12 और प्लस ये कर दीजिए -8 के होल क्यूब अगर आप करते हैं तो -8 गुना -8 गुना -8 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस -4 गुना -4 गुना -4 की जगह तब भी आएगा 1152। नेक्स्ट है 9 और 13 में से प्रत्येक में सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाने जानी चाहिए ताकि उनका तृतीय अनुपात है जो 18 आना चाहिए। 9 और 13 में से तो घटाई जाने वाली संख्या धनात्मक अगर हम उसको A मानते हैं तो 9 माइनस A बटा 13 माइनस A बराबर हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, तो हो जाना चाहिए 13 माइनस A बटा 18, यानी हमारे पास ये आना चाहिए 9 माइनस A अनुपात 13 माइनस A अनुपात कितना 18। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास A जो है उसका मान जो आएगा वो कितना आएगा, A का मान जो आएगा 7 एक आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और 1 A आएगा। तो आंसर जो हमारे पास होगा वो C होगा। निम्न आकृति का पता लगाएं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी होगा। भिन्न आकृति का पता लगाएं। इसमें सबसे जो भिन्न है वो भिन्न है, हमेशा देखिए एडजेसेंट साइड ही है जो कलर किया हुआ है, इसमें अपोजिट साइड कलर किया, आंसर हो जाएगा डी। कथन एवं धारणाएं। क्वींस जयंती वर्ष मनाते हुए आयोजित एक कला प्रदर्शनी गर्मियों के 1 महीने तक लगी रहेगी और जनता के लिए खुली रहेगी। धारणाएं। कलाकृतियाँ रानी के जीवन और उनकी विरासत के इर्द गिर्द केंद्रित है। प्रदर्शनी में भाग लेना सभी के लिए निःशुल्क है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल धारणा 1 है जो निहित है। वक्तव्य है श्याम गीता को कहता है श्रीलंका तक पहुंचने का तरीका हवा और पानी के माध्यम से है। मान्यता है गीता श्रीलंका से यात्रा करना पसंद करती है। इस श्याम को लोगों को सलाह देने का शौक़ है। आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों निहित नहीं है। कथन है सागर ने अपने घर की बिजली की बत्तियां बुझाने हेतु गीले हाथों का उपयोग किया जिसकी वजह से उसे झटका लगा। निष्कर्ष, घर में मौजूद बिजली के सभी तार बदलने की आवश्यकता है। कभी भी बिजली के किसी भी उपकरण को गीले हाथों से स्पर्श न करें। और इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष जो है वो सेकंड पालन करता है। कथन क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो कथन 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं से अलग होते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ए। सवाल का जवाब देने के लिए अकेले 1 पर्याप्त है जबकि अकेले सेकंड जो है वो पर्याप्त नहीं है। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे। आंसर हो जाएगा बी, कृष्णमचारी श्रीकांत ने। कौन सा, तो 1983 के फाइनल मैच में कृष्णमचारी श्रीकांत खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे। भारतीय टीम ने 183 रन बनाए थे और श्रीकांत ने 38 रन का योगदान दिया था। अगला है स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग खाली स्थान प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 75% जनसंख्या कृषि पर निर्धारित है। 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि से लगी हुई थी। ये था रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।